बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 100 मुल्लाहिज़ा फरमाएं। हमारी आइसक्रीम खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैं बिल्ले की सरगर्मियों का जायजा लेना चाहता था और वहाँ रुके रहने का जवाब पैदा करने के लिए मैंने लड़के को बुलाकर मजीद आइसक्रीम मंगवा ली और गहरी नजरों से बिल्ले का जायजा लेता रहा। 20 मिनट में 3 आदमी बिल्ले के पास आकर रुके। उनमें 2 तो पक्की उम्र के आदमी थे और तीसरा एक नौजवान, उसकी उम्र 20 के लगभग रही होगी। उसके हाथ में एक रजिस्टर और 2 किताबें भी थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो स्टूडेंट है। उसने नीली शर्ट और सफेद पतलून पहन रखी थी। दुबले पतले जिस्म का मालिक वो बहुत मदकूक सा नौजवान था। नौजवान कहाँ, उसकी जवानी तो नुचड़ चुकी थी। पुचके हुए गाल और अंदर को धंसी हुई आंखें। वो इधर उधर देखता हुआ बिल्ले के पास रुक गया। उन दोनों ने हाथ मिलाए, नोटों और हीरोइन का तबादला हुआ और वो नौजवान तेज कदम उठाता हुआ एक तरफ चला गया। ये सब देखकर मेरे दिल पर एक घूंसा सा लगा। हीरोइन की लानत हमारी नौजवान नस्ल को किस तरह दीमक बनकर चाट रही थी। मेरी जिंदगी ज़ेरे ज़मीन दुनिया के अंधेरे रास्तों पर चलते हुए गुजरी थी। अगरचे मैंने भी हीरोइन का धंधा किया था, लेकिन जब इसके तबाहकुन असरात का अंदाजा हुआ तो मैंने ये धंधा छोड़ दिया और मुनशियात फरोशों के खिलाफ एक महाज कायम कर लिया, जिस पर मैं कई मरतबा मौत के मुंह में जाते जाते बचा था। मैं कोई दानिशवर या आलम फादल शख्स नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी जिंदगी का तवील तजर्बा है कि मुल्क में हीरोइन और दीगर मुनशियात का इस्तेमाल इस कदर तेजी से क्यों फरोग पा रहा था। आमतौर पर नशाबाज माशरे, माहौल या खानदान से राय फरार तलाश करते हैं। उन्हें दुख, परेशानी, तकलीफ या थकन से निजात की तलाश होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दोस्तों का दिल रखने या किसी अनोखे तजर्बे की खातिर मुनशियात की तरफ माइल होते हैं। तजर्बे में आया है, जहाँ दौलत की फरमानी हो या मुफ्त हाथ आई हो या सरमायादारी, नवाबी या जागीरदारी जैसे ठाठ बाट हो, वहाँ मुनशियात के इस्तेमाल को फरोग मिलता है। शहरों की वुसअत, नई बस्तियों के फैलाव और बढ़ती हुई सनतकारी के मसाइल की वजह से नौजवानों पर निगरानी कम हो गई है। उसके साथ साथ बड़े पैमाने पर माशरती और इक्तिसादी तब्दीलियों ने उकताहट, अफसुर्दगी और अजनबियत पैदा कर दी है। बेकारी बढ़ रही है, जिसकी वजह से फुर्सत का वक्त ज्यादा मैसर आने लगा है, जिसे बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए कोई मफीद मसरूफियत या तफरीह का मौजू प्रोग्राम नहीं है। मजहबी और इखलाकी इक़्तिदार की पामाली ने नौजवान तबके पर उकताहट सी तारी कर दी है। अजब बात यह है कि माशरे में कानूनी बंदिशें ना हो तो मुनशियात शुरफा तक महदूद रहती हैं। बंदिशें आयद कर दी जाएं या उसूल दुश्वार हो जाए तो मुजरिमाना ज़हनियत पैदा होती है। इंसानी फितरत का तकादा है कि रोक टोक बिल्कुल ना हो तो अक्सर तन्हाई, उदासी, नाकामी और फरार की सूरत में नतीजा निकलता है। अगर पाबंदी सख्त हो तो एहतजाज, बगावत और इंतकाम के जज्बे पैदा होते हैं। परेशानी उलझने जिंदगी का लाजमा है। इनका मर्दानावार मुकाबला करके इंसान दुनिया में इज्जत और कामयाबी हासिल कर सकता है, लेकिन बाज़ लोग अपनी मखसूस ज़हनी साख्त और तरबियत के बायस इस मुकाबले में नाकाम रहते हैं, जिसके नतीजे में ये जिंदगी उनके लिए बोझ और जहन्नुम बन जाती है। ऐसे लोग परेशानियों के चुंगल से कभी आज़ाद नहीं हो पाते। मायूसियों और नाकामियों ने बेहद हसास बना देती हैं। उनका अपनी ज़ात पर से एतमाद उठ जाता है। हर मुश्किल पहाड़ और नाकाबिले तस्खीर नजर आती है। इस तकलीफ सूरत हाल से निजात की राह नहीं मिलती तो मुनशियात का सहारा तलाश करते हैं। इस तरह वो परेशानियों का बराह रास्त मुकाबला करने और उन्हें नीचा दिखाने की बजाय उनकी तलखियों को अपने कल्बो ज़हन से बिटाने और गम गलत करने की नाकाम कोशिश में लग जाते हैं। हमारे मुल्क में सियासी, मजहबी, माशरती और इक्तिसादी सूरत हाल इस कदर उलझी हुई है कि इसका कोई हल नजर नहीं आता। ये मुल्क मजहबी नजरियात के तहत कायम हुआ था, लेकिन इस सदी गुजरने के बाद भी मजहब की हुक्मरानी कायम नहीं हो सकी। यह मजहब कई फिरकों में बटा हुआ है। हर फिरके के उलमा अपने आप को हक पर समझते हैं, एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं। नौजवान परेशान है कि वो किस तरफ जाएं। जहां मजहब चूं चूं का मुरब्बा हो, वहां कोई वाज़े रास्ता दिखाई नहीं देता। बरसरे इख्तिदार आने वाला हर हुक्मरान मजहब के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता रहा है। सियासतदान इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अजीबो गरीब हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। ये गालिबन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ असम्बलियों में मारपीट और गालम गलौच होती है। नौजवान नस्ल की खासी बड़ी तादाद उकतावट और मायूसी का शिकार है। उन्हें जिंदगी के हकीकी और ठोस मसाइल से कतन कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उनसे निपटने के लिए ना तो वो मुनासिब तरबियत और हुनर से आरास्ता है और ना ही इनके सामने कोई वादे निस्बुल ऐन है। इन्हें तरक्की करने और आगे बढ़ने के लिए मौके मैसर नहीं है। ये सूरत हाल इन्हें आखिरकार मुनशियात की तरफ राग़िब करती है। हीरोइन एक सुस्त रफ्तार मौत है जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत दबे कदमों अपने तलबगार की तरफ बढ़ती है और आखिरकार उसे हमेशा की नींद सुला देती है। मैं भी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि इसी दौरान सिल्वर कलर की एक कीमती और खूबसूरत कार बिल्ले बदमाश से चंद गज के फासले पर आ रुकी। कार में एक औरत बैठी हुई थी। उसने क्रीम कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिस पर हल्के नीले रंग का कशीदा कारी का बॉर्डर था। औरत की उम्र 30 और 35 के दरमियान होगी। अगरचे वो खासी हसीन थी, मगर चेहरे पर मुर्दनी सी छाई हुई थी। वो दोनों हाथ स्टीयरिंग पर टिकाए चलने में इधर उधर देखती रही। फिर दूसरी तरफ हलीम फरोख्त करने वाले के मुलाजिम लड़के को इशारे से करीब बुलाकर उससे कुछ पूछा तो लड़का दूर खड़े हुए बिल्ले बदमाश की तरफ इशारा करके वापस चला गया। वो औरत अब गहरी नजरों से बिल्ले की तरफ देखने लगी, जो बेनियाजी के अंदाज में खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था।
औरत ने उसे इशारा किया तो वो नपे तुले कदम उठाता हुआ कार की तरफ चलने लगा। मैंने अपना आइसक्रीम का गिलास नरगिस के हाथ में थमा दिया और अभी आया कहकर कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। मैं चलते चलते ग्रे कलर की कार की दूसरी तरफ रुक गया और झुककर उस तरफ अपनी एक आंख को मलने लगा जैसे आंख में कुछ पड़ गया हो। इसी दौरान मेरी तमाम तर तवज्जो बिल्ले बदमाश और कार में बैठी हुई औरत की तरफ मरकूज थी। बिल्ला ड्राइविंग साइड वाली खिड़की पर झुका हुआ था। वो दोनों सरगोशियों में बातें कर रहे थे। मैं बिल्ले के मुंह से निकला हुआ सिर्फ एक लफ्ज सुन सका। आधे घंटे बाद सड़क के दूसरी तरफ उन इमारतों के पीछे पार के शुमाली गेट के सामने मेरे लिए इतना ही काफी था। मैं सीधा होकर बदस्तूर आंख मलता हुआ आगे बढ़ गया। अभी मैं चंद गजी आगे निकला हूँगा कि वो कार वहां से रवाना होगी। बिल्ला बदमाश भी टहलने वाले अंदाज में चलता हुआ आगे निकल गया और मैं दोबारा अपनी कार में आ गया। कहाँ गए थे? नरगिस ने मुझे घूरा। बस यूं ही थोड़ी सी हवाखोरी करने गया था। मैंने उसे अपना आइसक्रीम का गिलास लेते हुए जवाब दिया। नरगिस एक बार फिर मुझे घूर कर रह गई और ये गनीमत था कि इस वक्त उसने कोई जीरा नहीं की थी। मैंने लड़के को बुलाकर खाली गिलास वापस किए और आइसक्रीम का बिल भी अदा कर दिया। टैडी अपनी सीट पर सीधा होकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट होकर नीपा चौरंगी की तरफ दौड़ने लगी। रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। चौरंगी के करीब पहुंचने से पहले ही मैं बोल पड़ा, यहाँ से गाड़ी वापस मोड़ लो टैडी। टैडी ने कोई सवाल किए बगैर चौराहे पर गाड़ी को वापस घुमा लिया। अब हम सड़क की दूसरी तरफ थे और फिर उस जगह के ऐन सामने जहाँ हमने आइसक्रीम खाई थी मैंने कार रुकवा ली। यहाँ चंद दुकानें थी। क्या हुआ? नरगिस ने घूरती हुई नजरों से मुझे देखा। घर से निकलते हुए तुमने कुछ चीजें खरीदने को कहा था। मैंने कहा। वहां सामने इतनी देर खड़े रहे लेकिन ना तुम्हें याद रहा और ना मुझे। तुम उन दुकानों पर देख लो। और मैंने बाईं तरफ की छोटी उंगली उठा दी और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। मैंने महसूस किया था कि टैडी मशकूक नजरों से मुझे देख रहा था। मैं दुकानों के साथ एक गली में घूमकर पिछली तरफ निकल गया और फिर वो पार्क तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। पार्क ज्यादा बड़ा नहीं था। मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से उजड़ा हुआ सा लग रहा था। यहाँ रोशनी का भी इंतजाम नहीं था। इसके चारों तरफ तकरीबन 20 फुट चौड़ी सड़कें थी और उनके साथ साथ बंगले थे। मैं पार्क के शुमारी गेट के करीब पहुंच गया। पार्क में अंधेरा था और किसी शख्स का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। मैं गेट में दाखिल होकर गार्डेनिया की झाड़ियों के पीछे बैठ गया। वहां से मैं गेट और सामने वाली सड़क पर बखूबी निगाह रख सकता था। बिल्ले बदमाश और उस औरत की बातें सुनकर मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इधर आया था। मेरे ज़हन में इस वक्त तरह तरह के ख्यालात उभर रहे थे। अगर उस औरत को सिर्फ ईरवन लेनी होती तो वहीं पर मामला तय हो सकता था, लेकिन बिल्ले बदमाश ने उसे आधे घंटे बाद यहाँ बुलाया था, जिसका मतलब था कि मामला कुछ और है। मैं आमतौर पर दूसरों के फड्डे में टांग अड़ाने का आदी नहीं था, लेकिन मेरा तजस्सुस मुझे यहाँ ले आया था। मैंने नरगिस और टैडी को भी असल बात नहीं बताई और अब अपनी इस समाकत पर सोच रहा था कि अगर कोई गड़बड़ होगी तो मेरी मदद को भी कोई नहीं आएगा। मुझे झाड़ियों के पीछे दुबके हुए चंद ही मिनट गुजरे थे कि ग्रे रंग की एक कार आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सड़क पर तकरीबन 20 गज आगे बिजली के खंबे के करीब रुक गई। मैंने गहरी नजरों से कार की तरफ देखा। स्टीयरिंग के सामने वही औरत बैठी हुई थी जो कुछ देर पहले आइसक्रीम की दुकान के करीब बिल्ले बदमाश से मिली थी। उसके जिस्म पर लिबास वही था। वो बार बार गर्दन घुमाकर इतराफ में देख रही थी। 10 मिनट बाद बिल्ला बदमाश भी किसी तरफ से निकलकर कार के करीब पहुंच गया। उसने कार की खिड़की पर झुककर कोई सरगोशी की और एक तरफ को चल पड़ा। वो औरत भी कार से उतरकर उसके पीछे चलने लगी। मैंने भी अपनी जगह छोड़ दी और उनका ताकुब करने लगा। बिल्ला सड़क पार करके दूसरी गली में पहुंच गया। औरत भी उसके पीछे थी। मैं गली के मोड़ पर रुक गया और दीवार की आड़ से उनकी तरफ देखने लगा। बिल्ला बदमाश एक मकान में दाखिल हो गया, जबकि वो औरत मकान के सामने पहुंचकर रुक गई। शायद वो अगला कदम उठाने में झिझक रही थी, लेकिन फिर वो भी अंदर दाखिल हो गई और दरवाजा बंद हो गया। मैं आड़ से निकलकर तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ आया। मकान के सामने पहुंचकर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। मैंने मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखा। उन मकानों की सिचुएशन देखकर मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इस मकान का सीन दूसरी तरफ होगा। मैं तेज कदम उठाता हुआ ऊपर से घूमकर पिछली गली में आ गया और मतलूबा मकान के सामने रुककर सूरत-ए-हाल का जायजा लेने लगा। गली में तारीकी थी। मैंने मुताद निगाहों से इधर उधर देखा और कंपाउंड वाल पर चढ़कर आहिस्तगी से अंदर कूद गया। आंगन ज्यादा बड़ा नहीं था। मकान के सिर्फ एक कमरे में रोशनी हो रही थी, जबकि बाकी कमरे तारीकी में डूबे हुए थे। मैं दबे कदमों चलता उस कमरे की खिड़की के सामने रुक गया जहां रोशनी थी। खिड़की खुली हुई थी, लेकिन सामने बारी पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने जरा सा पर्दा सिरका कर अंदर झांका। वो औरत और बिल्ला बदमाश कमरे में मौजूद थे। औरत अपने हैंडबैग को दोनों हाथों में पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में वैरानी और चेहरे पर पिलाहट थी। मुझे समझने में देर न लगी कि वो हिरवन की आदी थी और नशे की तलब भी उसे यहाँ ले आई थी। बिल्ला बदमाश उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर मकारी और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो इस वक्त वाकई जंगली बिल्ला ही लग रहा था। पहले तुम पुड़िया कहाँ से लेती थी? बिल्ले ने औरत से पूछा। तारक रोड पर झील पार के करीब एक आदमी से मिल जाया करती थी, लेकिन 2 दिन पहले वो पकड़ा गया। मेरे पास 2 दिन की खुराक मौजूद थी, लेकिन आज सुबह से तलाश में हूँ। किसी ने तुम्हारे बारे में बताया तो तलाश करती हुई यहाँ आ गई, औरत ने कहा। उसकी आवाज कपकपा रही थी। शादीशुदा हो? बिल्ले ने एक और सवाल किया। बेवा हूँ, औरत ने कहा। 6 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन चंद ही महीनों बाद शोहर का इंतकाल हो गया।
गुजारा कैसे होता है, मेरा मतलब है खर्च वगैरह कैसे चलता है, कोई धंधा वगैरह करती हो? इस मर्तबा बिल्ले के लहजे में चुभन थी। मैं कोई धंधा वगैरह नहीं करती, शरीफ औरत हूँ। फैरोजाबाद में मेरे शोर की 2 कोठियां हैं जो उसकी मौत के बाद मुझे विरासत में मिली। सोसाइटी में भी एक मकान है जहाँ मैं खुद रहती हूँ। फैरोजाबाद वाली दोनों कोठियां किराए पर दे रखी हैं। सदर में मेरा एक जनरल स्टोर भी है जिसे मेरा मुलाजम चलाता है। इसका मतलब है मोटी असामी हो। बिल्ले के होंठों पर मकरूसी मुस्कुराहट आ गई। क्या मतलब? औरत ने उसे घूरा। मतलब ये कि खासी मालदार औरत हो और हसीन भी। वैसे ये उम्र तुम्हारे बेवा होने की तो नहीं थी। एक बात तो बताओ। बिल्ला चलने में उसके सरापा को घूरता रहा, फिर बोला, हीरोइन की आदत तुम्हें कैसे लगी? किसी अयाश आदमी के हत्थे चढ़ गई थी क्या? ज्यादा बकवास मत करो। औरत के लहजे में नाक वारी थी। ये लानत मुझे अपने एक दोस्त से तोहफे में मिली थी। कम वक्त पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती और ये लानत ही मुझे यहाँ तक ले आई है। बात यह है बीबी, बिल्ला बदमाश उसके सरापा को घूरते हुए बोला, आजकल बड़ी सख्ती हो रही है। ऊपर के दबाव की वजह से पुलिस ने हम जैसे लोगों के खिलाफ अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। हम जैसे छोटे छोटे लोग जिन बड़े एजेंटों से माल खरीदते हैं वो पकड़े जाने के खौफ से रोपोश हो गए हैं और हमें भी माल नहीं मिल रहा। तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? औरत तेज लहजे में बोली। उसके चेहरे पर मायूसी फैल गई। यही सब कुछ बताने के लिए बिल्ला माँ ने खेद अंदाज में मुस्कुरा दिया। मैं सड़क पर खड़े होकर तो तुम्हें तफसील नहीं बता सकता था। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास हीरोइन मौजूद है, मगर तुम उसकी ज्यादा कीमत वसूल करना चाहते हो। औरत ने कहते हुए बैग खोला और कपकपाते हाथों से नोटों का एक बंडल निकालकर उसकी तरफ उछाल दिया। ये 5,000 रुपए हैं। मुझे सिर्फ एक खुराक चाहिए, सिर्फ एक खुराक। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देती जा रही है। मैंने कहा ना कि मेरे पास 1 ग्राम भी नहीं है। बिल्ले ने कहा, तुम जैसे लोग बहुत घटिया और कमीने होते हैं। तुम दूसरों की मजबूरी से फायदा उठाना जानते हो। ये लो और जल्दी से मुझे एक पुड़िया दे दो। मैं एक खुराक के लिए तुम्हें जो कीमत दे रही हूँ तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। औरत ने यह कहते हुए कलाई से सोने की 4 चूड़ियां उतार कर उसकी तरफ फेंक दी। बिल्ले ने चूड़ियों को हवा में ही उचक लेना चाहा, लेकिन हाथ में सिर्फ एक ही चूड़ी आ सकी। बाकी 3 चूड़ियां फर्श पर गिरकर लुढ़कती हुई सोफे के नीचे चली गई। तुम बिला वजह जिद कर रही हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बिल्ला बदमाश अब भी अपने माल की कीमत बढ़ाने के चक्कर में था। उसकी नजरें बार बार औरत के सरापा को घूर रही थी। औरत की साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया जिससे उसका पेट बरहना हो रहा था। एक खुराक, सिर्फ एक खुराक, कुत्ते के बच्चे। औरत चीखी। बिल्ले के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो गहरी नजरों से उसे देख रहा था। लो, मेरे पास जो कुछ भी है सब ले लो। सिर्फ एक खुराक के लिए तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। औरत ने जिस्म पर लिपटी हुई साड़ी उतार कर फेंक दी। लो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, जितनी कीमत चाहो वसूल कर लो, लेकिन खुदा के लिए मुझे सिर्फ एक खुराक दे दो। औरत के लहजे में बेबसी थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। मैं सरतापा कांप उठा, लेकिन इस मर्तबा सनसनी और कपकपाहट किसी और नौयत की थी। ये सोचकर ही मेरा दिमाग मऊफ हुआ जा रहा था कि एक औरत हीरोइन की सिर्फ एक खुराक के लिए अपनी इज्जत लुटाने को तैयार थी। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने एक बार फिर कमरे में झांका। औरत आंखें बंद किए खड़ी थी। उसका बदन होले होले कांप रहा था और बिल्ला बदमाश आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके होंठों पर बड़ी मकरू सी मुस्कुराहट थी। मैं खिड़की से हटकर दरवाजे के सामने आ गया और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर आहिस्तगी से उसे घुमा दिया। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। मैं जोरदार धक्के से दरवाजा खोलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। बिल्ला बदमाश इस वक्त औरत के करीब पहुंच चुका था। उसने दोनों हाथ इस तरह आगे बढ़ा रखे थे जैसे औरत को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता हो। ये गंदे हाथ इसके जिस्म से दूर ही रखना बिल्ले। मैं चीखता हुआ बिल्ले पर हमलावर हुआ। बिल्ला एकदम पीछे मुड़ा, लेकिन इसी दौरान मैं उससे टकरा गया। बिल्ला मेरी टक्कर से लड़खड़ाकर सामने वाले सोफे पर गिर गया। वो 6 फुट से निकलता हुआ हट्टा कट्टा आदमी था। उसमें ताकत भी मुझसे ज्यादा ही रही होगी, लेकिन मैं नताइज की परवाह किए बगैर उस पर हमलावर हुआ था। मैंने बिल्ले को संभलने का मौका दिए बगैर उस पर छलांग लगा दी। बिल्ला मार खा गया। मैंने उस पर लातों और घूंसों की बारिश शुरू कर दी। ध्योगामद बिल्ला ज्यादा देर तक मार ना खा सका। उसने संभल कर मुझे गिरफ्त में ले लिया और रगीता हुआ दीवार तक ले गया और मेरा गिरेबान पकड़कर सर को जोर जोर से दीवार से टकराने लगा। हार्ड टक्कर पर मेरा दिमाग हिल जाता, लेकिन मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली थी। मैंने एक मर्तबा मौका पाकर उस औरत की तरफ देखा जो अपना एक हाथ मुंह पर रखे शायद चीख को रोकने की कोशिश में थी। फिर वो जमीन पर पड़े हुए कपड़े उठाकर बदआवासी में पहनने लगी। खौफ और दहशत से उसका पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। मैं कुछ देर तक तो बिल्ले के हाथों पिटता रहा, फिर एक टांग समेटकर बिल्ले की रानों के दरमियान जोरदार ठोकर मार दी। बिल्ला बिलबिला उठा। मैंने जोरदार झटके से अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया। बिल्ले ने दोनों हाथ रानों के बीच में रखे हुए थे। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। बिल्ला आगे को झुका तो मैंने उसके मुंह पर ठोकर मार दी। बिल्ला पीछे उलट गया। मैं उसे संभलने का मौका दिए बगैर उस पर ठोकरों और गुंसों की बारिश करता रहा, लेकिन आखिरकार बिल्ले का एक दाव फिर चल गया।
वो कुछ देर तक मेरी पिटाई करता रहा, फिर मुझे फर्श पर गिराकर मेरे सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथ मेरे गले पर जमा दिए। बिल्ले के अंगूठे मेरे नरखरे पर थे। जैसे जैसे दबाव वो बढ़ा रहा था, मेरी सांस रुक रही थी। मैंने बिल्ले की तरफ देखा। बिल्ले के चेहरे पर दरिंदगी के आसार थे। उसकी हालत उस दरिंदे की सी थी जिसके मुंह से उसका शिकार छीन लिया गया हो। कुत्ते के बच्चे, हरामजादे! बिल्ले के हल्क से खूनख्वार दरिंदे की सी गुर्राहट निकली। मैं किसी को अपने मुंह का उगला हुआ खाने की इजाजत तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरा शिकार आज तक कोई माई का लाल मुझसे नहीं छीन सका। तुम्हें तो मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। गले पर बिल्ले के हाथ का दबाव बढ़ता जा रहा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात आन पहुंचे। मैं अपनी टांगे ऊपर की तरफ समेटने लगा और आखिरकार अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। मैंने दोनों पैर बिल्ले की गर्दन पर लपेट दिए। उसने गर्दन को झटका देकर गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। मैंने उसकी गर्दन पर नेक लाक लगाए रखा और जिस्म की पूरी कुव्वत इस्तेमाल करके दाईं तरफ लूट लगा दी। बिल्ला मेरे ऊपर से लुढ़क गया और मुझे उसकी गिरफ्त से निजात मिल गई। मैं चलने में अपनी गर्दन सहलाता रहा, फिर बिल्ले पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेकिन मुझसे एक गलती हुई और मैं एक बार फिर बिल्ले की जद में आ गया। बिल्ले बदमाश ने मेरे ऊपर गुंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। मेरी नाक और ऊंटों से खून बह निकला। मेरी कनपट्टी पर लगने वाला आखिरी गुंसा बड़ा जबरदस्त साबित हुआ। मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां मचलने लगी और ज़हन में तारीकी छाने लगी। नहीं रे! ये आवाज सुनकर मेरे दिमाग में जमाका हुआ। मैं सर को जोर जोर से झटका देने लगा। तारीकी कम होना शुरू होगी और जब मेरी आवाज किसी कदर बहाल हुए तो मैंने टैडी को बिल्ले बदमाश से भिड़े हुए पाया। मैंने कमरे में इधर उधर देखा, वो औरत मौजूद नहीं थी। हमारी लड़ाई के दौरान मौका पाकर वो भाग निकली थी। मैंने अपने आप को संभाला और बिल्ले पर छलांग लगा दी, जो टैडी के सर की टक्कर खाकर लड़खड़ाता हुआ पीछे आ रहा था। बिल्ला बदमाश हम दोनों के दरमियान फुटबॉल बन गया और फिर अपनी कनपट्टी पर टैडी के सर की जोरदार ठोकर बर्दाश्त न कर सका। वो चीख कर इस तरह गिरा कि फिर हरकत नहीं कर सका। वो औरत कहाँ गई? तुमने देखा तो उसे? मैंने अपने आप को संभालते हुए टैडी से पूछा। हवा हो गया, अब तुम भी भागो रे! टैडी मुझे इशारा करता हुआ साथ वाले दरवाजे की तरफ लपका। मैंने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। हम उस दरवाजे से बाहर निकले थे जहाँ से मैंने बिल्ले बदमाश उस औरत को मकान में दाखिल होते हुए देखा था। हम दौड़ते हुए गली से बाहर निकले। सड़क पर ग्रे कलर की वो कार भी नहीं थी। हम सड़क पार करके पार्क के अंदर से होते हुए दूसरी तरफ आ गए और फिर हम दौड़ने की बजाय आराम से चलने लगे। हमारे लिए कोई खतरा नहीं था। मेरी नाक और ऊंटों से खून बहना रुक गया, लेकिन तकलीफ अब भी अपनी जगह मौजूद थी। मैं बार बार बाएं हाथ की पूंछ और आसीन से नाक और ऊंट पहुंच रहा था। हम गली से निकलकर दुकानों की तरफ आ गए। रोशनी में आते ही मैंने अपनी कमीज पर खून के छींटे देख लिए थे। आसीन भी खून आलूद थी और हाथ की पुष्ट भी। वैसे भी मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि लोगों का सामना कर सकता और यहाँ दुकानों के सामने अब भी खासी चहल पहल थी। मैं इस तरह रुख फेर कर चलने लगा कि कम से कम लोगों की नजर मुझ पर पड़ सके। नरगिस कार से टेक लगाई खड़ी परेशान निगाहों से इधर उधर देख रही थी और फिर हमें देखकर वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। अरे ये क्या हुआ? वो मुझे देखती बदहवास होगी। कहाँ गए थे तुम? क्या हुआ? ये कोई खास बात नहीं, मामूली सा झगड़ा हो गया था। तफसील बाद में बताऊंगा, चलो कार में बैठो, मैंने उसके साथ चलते हुए कहा। हम पिछली सीट पर बैठ गए और टैडी ने स्टीयरिंग संभाल लिया और फिर हम ज्यादा देर वहां नहीं रुके। टैडी ने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। देखो वाजा, हम तुमको एक बात बिल्कुल साफ साफ बोलता है। गुलशन चौरंगी से आगे निकलने के बाद टैडी ने अपने सामने लगे हुए आईने में मेरे अक्स को देखते हुए कहा, अपना मत्था ठंडा रखो, दूसरों के फड्डे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे बदमाशों से मुंह मारी करके अपनी ताकत को जाया मत करो। लेकिन वो हरामी उस औरत की इज्जत पर हाथ डाल रहा था। मैंने कहा, तो तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची थी वाजा? टैडी बोला, ऐसा खेल तमाशा तो कराची शहर में रोज होता है। और फिर वो औरत भी बहुत हरामी था। नशा करने वाली औरत अपना इज्जत को किधर रख सकता है? इज्जतदार होता तो नशा शुरू ही क्यों करता? वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, तुम जब आइसक्रीम वाला दुकान के सामने से उतरकर बिल्ले बदमाश की तरफ गया था तो हमको उस वक्त शक पड़ गया था और फिर तुमने उधर गाड़ी को रोकने का बोला तो हमको यकीन हो गया कि कोई गड़बड़ होने वाला है। हम तुम्हारा पीछा गया मगर हमको देर हो गया। उस औरत का कार तो उधर खड़ा था मगर वो दिखाई नहीं पड़ा। हमने पार्क में भी देखा कि शायद वो दोनों अंधेरे में झाड़ियों के पीछे वो बात करते करते रुक गया। शायद उसे नरगिस की मौजूदगी का ख्याल आ गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो बात जारी रखते हुए कहने लगा, फिर हमने उस औरत को गली में भागते हुए देखा और उसका जिस्म पूरा कपड़ा भी नहीं था। हम उसको पकड़ लिया। वो बहुत डरा हुआ था। हमारा पूछने पर उसने मकान की तरफ इशारा कर दिया और कार में बैठ गया और 1 मिनट के अंदर अंदर कार समेत वहां से फरार हो गया। गली में उस मकान का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर घुस गया और अगर हमको देर हो जाता तो आज वाकई तुम्हारा बाजा बज जाता। हाँ, बाजा तो वाकई बज जाता, पर बाजा बजाने वाले के भी दांत टूट जाते। मैंने कहा, ये बिल्ला बड़ा केकड़ा आदमी है। टैडी ने बात जारी रखते हुए कहा, ये छोटा छोटा बदमाश लोग नहीं, इन्हें तो अपना इज्जत का भी परवाह नहीं। ये लोग क्या जाने बदमाशी क्या होता है। हीरोइन बेचना और औरतों पर हाथ डालना तो दादागिरी नहीं होता है। इनसे मुंह मारी करके अपना ताकत जाया क्यों करता है? वैसे एक बात बताओ। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, ये बात इधर ही खत्म नहीं होगा तो फिर कहाँ खत्म होगा? मैंने आसीन से ऊंट पूछते हुए पूछा। बिल्ला बदमाश पहले तरीमी के गिरोह के साथ था,
उसके एक बंदे से लफड़ा हो गया तो उसे मारकर वहाँ से भगा दिया गया और समंदर खान के साथ मिल गया। समंदर खान भी दरअसल तहरीमी ही का बंदा है। ये सब लोग वही हैं। अपना वाजा ने बिल्ले बदमाश का एक शिकार उसके मुंह से छीना है। वो खामोश तो नहीं बैठेगा ना, समंदर खान को बताएगा और समंदर खान ये बात तहरीमी तक जरूर पहुंचाएगा। उसे क्या पता मैं कौन हूँ। मैंने कहा अरे वो मेरा फोटो तो पहचानता है ना। टैडी ने एक हाथ कार के स्टीयरिंग से उठाकर मखसूस अंदाज में अपने चेहरे पर फेरा। वो मेरा नाम भी जानता है। अच्छा है, थोड़ा मजा आएगा। मैं जवाब देने की बजाय बाहर देखने लगा। इस वक्त हम सैराब गोट वाले चौराहे पर पहुंच चुके थे। वहां से टैडी ने गाड़ी बाईं तरफ घुमा दी। यही सड़क सीधी करीमाबाद की तरफ चली गई थी और फिर हमें घर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। बंगले में दाखिल होते ही मैं बाथरूम में घुस गया और स्पिरिट वगैरह से अपनी नाक और सूजे हुए ऊँटों की मुरम्मत करने लगा। मैं बाहर आया तो टैडी लाउंज में बैठा हुआ था और नरगस किचन में। मैं टैडी के पास बैठ गया। 20-25 मिनट बाद नरगस काफी बनाकर ले आई। काफी की चुस्कियां लेते हुए मैं आज के वाक़े पर तबसरा करने लगे। आज की गड़बड़ में कसूर वाकई मेरा था। मुझे बिल्ले बदमाश के धंधे में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी और मुदाखलत करने का सोचा था तो टैडी को बता देना चाहिए था। बहरहाल जो होना था वो तो हो चुका। अब आइंदा मुझे एहतियात की जरूरत थी। टैडी का प्रोग्राम हमारे ही साथ रहने का था। नरगिस ने उसके लिए ऊपर वाले कमरे में बिस्तर लगा दिया था, लेकिन 2 बजे से पहले हम अपनी जगह से नहीं लेते। टैडी के ऊपर जाने के बाद हम अपने कमरे में आ गए। मेरे होंठ फूल गए थे और नाक भी सूजी हुई थी। तकलीफ अगरचे बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हल्की हल्की तकलीफ भी मुझे बेचैन किए हुए थी। मैं एक बार फिर बाथरूम में घुस गया और आईने में अपने बिगड़े हुए चोखटे को देखने लगा। मैंने नाक को उंगली से टटोल कर देखा। नाक का बांध सा महफूज ही रहा था। मैं भी आईने ही में अपनी चोटों का जायजा ले रहा था कि आईने में नरगिस का अक्स दिखाई दिया और फिर वो भी बाथरूम में घुस गई और मेरे होंठों और नाक का मुआयना करने लगी। फिर उसने मेरे जख्मों पर लोशन लगाया और हम बाथरूम से बाहर आ गए। नरगिस ने अगरचे मुझे एक पेन किलर भी खिला दी थी, लेकिन तकलीफ मुझे मुसलसल बेचैन किए हुए थी। होंठ ज्यादा फूल गए थे और मुझे अब बोलने में भी खासी तकलीफ महसूस हो रही थी। नरगिस कोई बात करती तो मैं जवाब देने की बजाय खामोश ही रहता। सुबह के 4 बजने वाले थे। नरगिस सो चुकी थी। मैं कभी कभार ऊँग जाता और कभी तकलीफ की वजह से फिर आंख खुल जाती और जब मैं जाग जाता तो अपने बारे में सोचना शुरू कर देता। मुझे अपने आप पर वाकई हैरत थी। कराची आने के बाद मैं 2 मरतबा पिट चुका था और इत्तेफाक से दोनों मरतबा टैडी मेरी मदद को पहुंच गया था। मेरे अंदर क्या तब्दीली आई थी कि मैं जिमी और बिल्ले जैसे 3rd रेट बदमाशों से पिट गया था। हालांकि राजस्थान में भी मैं ही था जिसने राह के खतरनाक 3 एजेंटों को निचा कर रखा था। कई आदमी बैक मेरे हाथों पीटे थे, लेकिन यहाँ आते ही मैं ढीला पड़ गया था। यूं लगता था जैसे मेरे हाथों पैरों में जान ही ना रही हो। यहाँ की आबो हवा का असर था या मेरी ताकत खत्म हो चुकी थी। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि ये सब आराम पसंदी और कायली का नतीजा था। कई रोज तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, बिस्तर पर पड़ा ईंटता रहता था, जिससे मेरी ज़हनी सलाहियतों के साथ साथ मेरे हाथों पैरों को भी जंग लग गया था। और मैंने फैसला कर लिया था कि कल ही से एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा। और ये सब कुछ सोचते हुए आखिरकार मेरी आंख लग गई। नाक और ऊँटों की तकलीफ के बावजूद मैंने अगले रोज से ही अपने एक्सरसाइज वाले प्रोग्राम पर अमल शुरू कर दिया। हमारे बंगले के सामने अगरचे पार्क मौजूद था, लेकिन उसमें घास नाम को भी नहीं थी। कुर्बो जवार में भी कोई ऐसा पार्क मौजूद नहीं था। मैं सुबह 5:30 बजे गाड़ी पर घर से निकला और गुलशन इकबाल में अजीज भट्टी पार्क पहुंच जाता। उस सरसब्ज और वसी अरीज पार्क में एक खूबसूरत झील भी थी, लेकिन पार्क के अमले की बेपरवाही की वजह से वो झील बेकार हो गई थी। पानी की सतह पर दबीज काई फैली हुई थी। बहरहाल मुझे उस झील से कोई गर्ज न थी। और भी बहुत से लोग थे जो सुबह सवेरे जॉगिंग और एक्सरसाइज के लिए उस पार्क में आते थे। उनमें खवातीन भी होती थी। खवातीन ने अगरचे एक्सरसाइज के लिए दबीज घास का एक हिस्सा अपने लिए अलग मखसूस कर रखा था, लेकिन बहुत सी खवातीन ऐसी भी थी जो मर्दों के शाना बिशाना जॉगिंग और एक्सरसाइज करती हुई नजर आती। चंद रोज बाद ही मैं अपने आप में बड़ी तब्दीली महसूस करने लगा। अब मेरी पुरानी सलाहियतें ऊद कर आ रही थी। मैं अपने आप में बरकी लहरें दौड़ती हुई महसूस करने लगा था, जिसमें बतदरीज इजाफा होता जा रहा था। और फिर एक रोज एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। उस रोज मैं झील के तराव में पुख्ता पटरी पर जॉगिंग कर रहा था। मेरे साथ 2 आदमी और भी थे। उनके पीछे औरतें थी। मुखालिफ सम से भी कुछ लोग जॉगिंग करते हुए आ रहे थे। झील के आखिरी सिरे पर मोड़ किसी कदर तंग था। उस जगह तंग सी पट्टी के एक तरफ झील थी और दूसरी तरफ भी पानी की खाड़ी सी बनी हुई थी। दोनों किनारों पर घनी झाड़ियां थी। मैं उस मोड़ पर पहुंचा ही था कि सामने से आने वाले एक शख्स को देखकर चौंक गया। वो बिल्ला बदमाश था। बिल्ला मुझसे 10 गज दूर था। उसने दारीदार बुनियान और सफेद नीकर पहन रखी थी। उसकी टांगों और बाजुओं के उभरे हुए मसल्स साफ नजर आ रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। दूसरों को हिरवन का आदी बनाकर इनके जिस्म से जिंदगी निचोड़ लेने वाले को अपनी सेहत की कितनी फिक्र थी। बिल्ला पहले भी यहाँ आता होगा, मगर उससे मेरा सामना पहली बार हुआ था। बिल्ले ने भी मुझे देख लिया। उसकी आंखों में पहले उलझन और फिर चमक सी उभर आई। एक लम्हे को उसकी रफ्तार कम हुई, लेकिन फिर दूसरे लम्हे उसने दौड़ते हुए मेरी तरफ छलांग लगा दी। मैं उसे देख चुका था, इसलिए मैं भी गाफिल नहीं था। वो जैसे ही मेरी तरफ लपका, मैं फुर्ती से नीचे झुक गया और बिल्ले के दोनों हाथों पर उठाकर सामने उछाल दिया। वो मट्टी की वजनी बोरी की तरह दब से जमीन पर गिरा।
उसके मुंह से कराह निकल गई, लेकिन उसने उठने में भी देर नहीं लगाई। मेरे दाएं बाएं जॉगिंग करने वाले दोनों अधेड़ उम्र आदमी तेजी से दौड़ते हुए आगे निकल गए थे। पीछे आने वाली दोनों औरतें भी चीखती हुई पलटकर पीछे दौड़ने लगी। बिल्ली ने उठकर फिर हमला कर दिया। इस मर्तबा वो गुंसा तान कर आगे बढ़ा था। मैंने बड़ी तेजी से उसका गुंसा अपनी कलाई पर रोका और दाएं हाथ से उसके जबड़े पर गुंसा चढ़ दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने संभल कर फिर छलांग लगा दी। इस मर्तबा मैं अपना बचाव नहीं कर सका। बिल्ला मुझे अपने साथ लेकर नीचे गिरा। वो मेरी गर्दन को दबोचना चाहता था, लेकिन मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया। हम दोनों एक दूसरे को रगीते हुए कभी मैं बिल्ले के ऊपर आ जाता और कभी उसके नीचे दब जाता। वो जब उठते तो खूनख्वार दरिंदों की तरह एक दूसरे पर झपट पड़ते और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते। दोनों तरफ पानियों के बीच में खुश्की की वो पट्टी 6 फुट से ज्यादा चौड़ी नहीं थी। इस तरफ जॉगिंग के लिए आने वालों का सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया था। लोग हमारे दोनों तरफ दूर दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, मगर किसी ने भी करीब आकर छुड़ाने की हिम्मत नहीं की। औरतें तो चीखती हुई वहां से बहुत दूर भाग गईं। बिल्ले का एक दाव चल गया और उसने मुझे उठाकर पटक दिया, लेकिन मैं फौरन ही संभल गया और अगले ही लम्हे मेरा भरपूर घुंसा उसकी नाक पर पड़ा तो वो बिलबिला उठा। उसकी नाक से खून की धारें बह निकली थी, लेकिन वो भी बड़ा सख्त जान साबित हुआ। उसने फौरन ही संभल कर मुझ पर हमला कर दिया। हम एक बार फिर एक दूसरे को रगड़ने लगे। मैंने उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और मैं खुश्की की उस पट्टी पर इस तरह गिरा कि मेरी टांगे तो खुश्की पर रही, मगर ऊपर का आधा धड़ किनारे से नीचे लटक गया। मैं संभलने की कोशिश कर रहा था कि बिल्ला मेरे सीने पर सवार हो गया और मेरे मुंह पर घूंसे मारने लगा। मेरी सूरत-ए-हाल बड़ी नाजुक थी। आधे धड़ से किनारे पर लटके हुए होने की वजह से मैं पूरी तरह अपनी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बिल्ले ने मेरे सर को नीचे झुकाकर झाड़ियों के अंदर पानी में गोता दिया। वो शायद मुझे इस तरह डबोकर मार डालना चाहता था। ये मेरे लिए खौफनाक तरीन लम्हा थे। मेरा सर पानी से उभरा तो मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। बिल्ले ने मेरा सर दोबारा पानी में डुबोना चाहा, लेकिन इस मर्तबा वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। मैंने दोनों हाथ उसके कंधों पर जमा दिए। इस तरह उसकी ताकत किसी कदर कम हो गई। बिल्ले के चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। हकीकत तो ये कि उसका चेहरा बेहद खौफनाक हो गया था। मैंने अपनी दोनों टांगे भी समेट ली और पूरी ताकत टांगों में जमा करके उसे अपने ऊपर से उछाल दिया। बिल्ला बदमाश झाड़ियों के ऊपर से उठता हुआ शराब की आवाज से झील के पानी में गिरा। उसके मुंह से भी चीख निकली। बिल्ले को अपने ऊपर से धक्का देते हुए मैंने अपने आप को फौरन ही संभाल लिया। दूसरी सूरत में मैं भी पानी में गोते खा रहा होता। मैं उठने की कोशिश कर रहा था कि एक आदमी दौड़कर आ गया और मुझे सहारा देकर उठा दिया। ये उन दो आदमियों में से एक था जो बिल्ले से मुकाबला होने से पहले मेरे साथ जॉगिंग कर रहे थे और वो देख ही चुके थे कि बिला वजह बिल्ले ने मुझ पर हमला किया था। मैं उस शख्स को जानता हूँ, बदमाश आदमी है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उस शख्स ने ये अल्फाज बिल्ले के लिए कहे थे। चंद रोज पहले भी किसी ने इसके घर में घुसकर इसकी पिटाई की थी, मगर ये बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। दूसरे लोग भी अब मेरे करीब आ गए थे। उनमें कई ऐसे थे जो गुलशन में रहते थे और बिल्ले बदमाश को अच्छी तरह जानते थे। वो सब बिल्ले को गालियां और मुझसे इज़हारे हमदर्दी कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि अगर इन्हें पता चल जाए कि मैं बिल्ले से भी बड़ा बदमाश हूँ तो शायद बिल्ले से ज्यादा गालियां मेरे हिस्से में आती। बिल्ला बदमाश न जाने किस वक्त झील से निकलकर सामने रेलवे लाइन की तरफ झाड़ियों में गायब हो गया। मैंने लोगों की हमदर्दी का शुक्रिया अदा किया और पार्क से निकलकर सड़क पर उस तरफ चलने लगा जहां मेरी कार खड़ी थी। उस रोज के बाद मैं बट्टी पार्क की तरफ नहीं गया, किसी डर या खौफ की वजह से नहीं, बल्कि मैंने टैडी के बताए हुए उस असूल पर अमल शुरू कर दिया था कि बिल्ले जैसे छोटे छोटे बदमाशों पर अपनी तवानाई जाया करने की जरूरत नहीं थी। मैंने डैडी को या नरगिस को उस रोज के वाक़े के बारे में कुछ नहीं बताया। उससे अगले रोज मैंने अपने बंगले के सामने वाले पार्क में जाना शुरू कर दिया। जॉगिंग करते हुए पार्क के 2-3 चक्कर लगाता और घर वापस आकर लान में थोड़ी बहुत वर्जिश कर लेता। अब मैं बहुत बदल गया और मेरे अंदर एक बार फिर पारा सा भर गया और अब मैं पहले की तरह बिल्ले जैसे 2-4 गुंडों से बैक वक्त निमट सकता था। 20-22 रोज गुजर चुके थे। रंगा से उसके बाद मुलाकात नहीं हुई थी, तो हम टेलीफोन पर 1-2 मरतबा गपशप जरूर हुई थी और फिर एक रोज रंगा ने टेलीफोन पर बड़ी सनसनीखेज खबर सुनाई।